एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका पीएस स्टडी गुरु चैनल में। आज हम बताने वाले हैं आपको कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। ये मैं आज आपको पूरे व्यंजक में बताऊंगा, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और बहुत ही सरल विधि में बताने वाला हूं आपको। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आप खुद कहने लगेंगे कि हाँ हमें ये पूरा समझ में आ गया है। चलिए आइए तो हम करते हैं हमारे क्वेश्चन को। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सबसे पहले हम व्यंजक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो निरक्षीय स्थिति वो होती है वो क्या होती है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और वो बिंदु उसके निरक्ष पे स्थित होता है, मतलब उसके मध्य बिंदु से लंबवत दूरी पर कहीं पे स्थित होता है, तो उसे बोलते हैं अपन निरक्षीय स्थिति। चलिए इसे डायग्राम में समझते हैं हम। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन विद्युत द्विध्रुव। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बनाया मैंने एक विद्युत द्विध्रुव। हमें मालूम है विद्युत द्विध्रुव का अपन ए बी से दर्शाते हैं, ए प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो 12 होती है। इसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया ओ है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो एल है और यहां से यहां तक की भी ये जो दूरी है वो कितनी है, एल। अब इसके मध्य बिंदु से इसके निरक्ष पे कोई बिंदु स्थित है। देखो यहाँ पे मैंने एक बना दिया, इसके निरक्ष पे एक बिंदु यहाँ पे पी स्थित है जो कि इससे आर दूरी पर है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अब इस ए के कारण इस पी पे जो तीव्रता है वो अपन मान लेते हैं E1 है। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारा B है, इस B के कारण जो तीव्रता आ रही है हमारी वो अपन मान लेते हैं। अब वो देखो इधर जा रही है लेकिन मैंने उसको उल्टा के इधर रख दिया है, तो वो अपन मान लेते हैं यहाँ पे E2 है। ठीक है, इन दोनों की जो परिणामी तीव्रता है वो रहेगी यहाँ पे बीच में। लेकिन यदि इस E1 को अपन दो हिस्सों में बांट दे तो देखो एक हिस्सा चला जाएगा ऊपर और एक चला जाएगा नीचे, ये कहलाती है इसकी परिणामी। तो यदि जो ऊपर वाला है इसे अपन हमेशा लिखते हैं साइन में, तो ये बन जाएगा E1 साइन थीटा, और ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाएगा E1 कोष्ट। जो क्षैतिज रेखा पे स्थित है उसे कोस में मानेंगे, जो ऊर्ध्वाधर रेखा पे स्थित है उसे साइन मानेंगे। सेम इस E2 को भी अपन ऐसे ही दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक हिस्सा चला जाएगा इधर और एक चला जाएगा इसमें नीचे। ठीक है, तो जो इधर वाला है वो हो जाएगा हमारा E2 cos थीटा, और जो नीचे आ रहा है वो हो जाएगा हमारा E2 sin थीटा। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका व्यंजक। तो सबसे पहले जो हमने डायग्राम में बनाया है उससे हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया है। तो देखो, माना ये जो AB है ये क्या है हमारा, AB जो है वो हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है। तो अपन यहाँ लिखेंगे, देखो माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। हमारा जो AB है वो क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव जो काय से मिलकर बना है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, L इधर है, L इधर, टोटल कितनी है 12, जिनके बीच की दूरी 12 है। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, ये भी लिख देंगे अपन यहाँ पे। इसके मध्य बिंदु
O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इस A के कारण अपन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बिंदु A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, क्या पहले बिंदु के लिए निकाल रहे हैं इसलिए E1 नाम दे देंगे इसे। हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश कितना है Q है, ये लिखा Q, और बीच की दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक बीच की दूरी कितनी है AP, ये लिख दिया हमने AP का स्क्वायर, इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। ऐसे अपन B के कारण निकालेंगे बिंदु P पर। बिंदु B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे मान लेंगे अपन E2। तो E2 बराबर कितनी जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, अब B से लेके P तक की दूरी देखो कितनी हो जाएगी, BP का स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये जो P है ये इसके मध्य बिंदु की लंबवत रेखा पे स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये AP है और ये BP जो है ये आपस में कैसे बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, चूंकि AP और ये जो BP है ये आपस में कैसे बराबर है, तो यदि अपन यहाँ BP की यहाँ पे AP लिख दें, ये देखो इनके दोनों के RHS जो है वो एक जैसे हो जाएंगे, ये और ये एक जैसे हो जाएंगे यदि मैं यहाँ BP की यहाँ पे AP लिख दूं, क्योंकि ये AP और ये जो BP है ये आपस में बराबर है। तो ये जब बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर, क्योंकि यदि किसी का RHS बराबर होता है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ BP की यहाँ AP लिख दिया जाए तो ये दोनों आपस में एक जैसे हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर तो फिर ये दोनों बराबर, तो इसलिए लिखा अपन ने, इसलिए E1 बराबर हो जाएगा किसके, E2 के। और यदि ये E1 और E2 आपस में बराबर हो गए तो हमें निकालना है इनके बीच की तीव्रता। तो इनके बीच की जो तीव्रता वो क्या कहलाएगी, हमारी E कहलाएगी। तो अपन यहां निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, E बराबर। तो हमें ये लिखना है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 और E2 के बीच की तीव्रता। तो E1 और E2 के बीच की तीव्रता देखो जरा क्या क्या है, यहाँ पे E1 और E2 के बीच में क्या क्या लिखा हुआ है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों को यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस ये जो E2 है ये किसके बराबर है, हमें E1 के बराबर है। तो इस E2 की यहाँ पे भी कितना लिख देंगे अपन, E1 cos थीटा। E बराबर दोनों देखो एक जैसे बन गए, E1 cos थीटा E1 cos थीटा, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गए, 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान उठाकर अपन यहाँ समीकरण नंबर 1 से रख देंगे, तो ये बन जाएगा E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे AP का स्क्वायर, और इंटू में ये लिख दिया अपन ने cos थीटा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये जो E1 का मान था ये उठा के अपन ने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से अपन एक समीकरण लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है हमें,
AOP इस त्रिभुज को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहां पे, देखो अपन, ठीक है। तो अपन ने यहां पे लगाई पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में हमारे कर्ण क्या दिख रहा है? AP। तो अपन यहां पे लिखा AP का स्क्वायर बराबर है किसके? लंब कितना है हमारा? R स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा? L स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिए। यदि यहां से स्क्वायर हटा दें तो उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो AP बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और यदि हम अंडर रूट लगा दें, मतलब सॉरी अंडर रूट यदि यहां से हटा दें तो इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, R स्क्वायर L स्क्वायर। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2, क्योंकि इसकी करनी घात कितनी है? 2। तो यदि अपन अंडर रूट हटाएंगे तो इस पर कितनी घात लग जाएगी? 1/2 की पावर लग जाएगी। ठीक है, तो ये आया हमारा AP का मान। अभी देखिए यहाँ पे हम एक चीज और भी, ये AP स्क्वायर का मान अपन निकाल चुके। AP स्क्वायर का मान ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन अभी मुझे कोस थीटा का मान भी निकालना है। तो चूंकि कोस थीटा बराबर, आपको पता है लाल बटे कक्का क्या होता है? ठीक है, लाल बटे कक्का में ये जो मान होता है ये साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये टेन का होता है। तो मुझे कोस का चाहिए, तो कोस का मान क्या है? आधार बटे कर्ण। तो मैंने यहां लिख दिया कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार देखो, इस त्रिभुज के अंदर ही आधार कितना है? L। ये लिख दिया L। और कर्ण कितना है इसका? कर्ण है हमारा AP। ये लिख दिया हमने AP। L बटे AP का मान देखो, अभी अपन ने यहां निकाला। AP का मान कितना है? R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया AP का मान। अब ये जो AP स्क्वायर का मान, ये वाला, और ये जो कोस थीटा का मान है, ये दोनों मान रखेंगे अपन समीकरण नंबर 3 में। AP स्क्वायर तथा कोस थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब ये दोनों मान अपन कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो क्या बन जाएगा? E बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे AP स्क्वायर की यहाँ पे क्या लिख देंगे? AP स्क्वायर की यहाँ पे लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इंटू कोस थीटा की यहाँ पे लिख देंगे अपन कितना? L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी आएगी? 1/2। अब यहाँ पे अपन एक गणित की ट्रिक लगाने वाले हैं कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। इसकी घात कितनी है? 1, और इसकी घात कितनी है? 1/2। और 1 में 1/2 जोड़ देंगे, मतलब 1 में आधा जोड़ देंगे तो बन जाता है 1.5। 1.5 मतलब 3 का आधा, तो 3 का आधा क्या कहलाता है? 3/2। तो अपन इसे लिख देंगे E बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, ध्यान से देखना, इन दोनों को मैंने गुणा की क्रिया में थे और आधा समान हो तो घाते जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद लिखा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी घात 1 और आधे को अपन ने जोड़ा तो बन गया हमारे 3/2। अब यहाँ पे एक L भी था, तो देखो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको मैं पहुंचाने वाला हूँ पीछे, और ये बन गया हमारा 2L। 2 का गुणा मतलब पीछे कर दिया L में। अब Q × 2L जो है वो कहलाता है हमारा P जो है वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मैंने आपको परिभाषा बता चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P और उसका सूत्र होता है Q × 2L। तो इसे लिख देंगे अपन E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 नहीं 3/2। तो ये आ चुकी है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यदि, अभी आगे इसमें एक कंडीशन लगाएंगे अपन,
यदि ये जो L है ये इस R से बहुत छोटा हुआ, यदि L जो है वो बहुत छोटा है किससे, R से हो, तो ये जो L है इसका मान कितना रख देंगे अपन, 0 रख देंगे। यदि इसका मान 0 कर दिया जाए तो देखो क्या होगा, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे, ध्यान से देखना, R स्क्वायर प्लस 0, L का मान कितना कर दिया 0, इसकी घात कितनी हो गई 3/2। अब 0 को हटा दो वहां से, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे R स्क्वायर, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3/2। और जब घातांक के ऊपर भी घातांक होता है तो वो आपस में गुणा हो जाते हैं, तो E बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R स्क्वायर इंटू 3/2। ये घातांक आपस में गुणा हो गई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R क्यूब। ठीक है, और ये हमारी निकल गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आ गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल उसे सटीक आंसर दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।